हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस OFT में, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फ्री टीच। यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में पढ़ाई करते हैं क्लास 11, क्लास 12 और बीकॉम फर्स्ट ईयर का। यहाँ पर आप अकाउंट्स भी पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स भी। मैथमेटिक्स इसका अकाउंट से संबंधित फर्स्ट ईयर में आपको बिजनेस मैथमेटिक्स मिलता है, ये वाला मैथमेटिक्स। बाकी प्रॉपर आप यहाँ अकाउंट पढ़ते हैं, ठीक है। अभी एग्ज़ाम करीब हैं, तो एग्ज़ाम जैसे करीब होते जाएगा आपके जितने भी सिलेबस है, इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके IMP यूनिट्स बताता हूँ मैं, और बाकी बच्चों को IMP क्वेश्चन भी बताता हूँ हर एक सब्जेक्ट का। जैसे मैथमेटिक्स का क्या क्या IMP क्वेश्चन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों इंपॉर्टेंट है तो क्या क्या आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या है, मैनेजमेंट में क्या है, हर हर एक सब्जेक्ट जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसका मैं MP बनाते रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो वीडियो कब आया और कब चला गया। तो आपको अगर उसको टाइम पर देखना चाहते हैं, टाइम टू टाइम, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो घंटी आता है ना, ये सामान्य नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर में हाईलाइट का चिन्ह लगा होता है, इसको आपको क्लिक करना है, ऊपर वाली घंटी को। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो डलेगा ना, जिस टाइम पर डलेगा उस टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। जब मैं लाइव आता हूँ तब भी मैं कुछ IMP बताता हूँ, तब भी आपको पता चल जाएगा, तो आप लाइव देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने इससे पहले हमारा वीडियो नहीं देखा तो आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का इससे पहले क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो अपलोड करी जा चुकी है, एक दो क्वेश्चन उसमें बाकी होंगे। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर आपको आंसर भी दिखाता हूँ। उसी तरह से आज हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे। तो जो बच्चे मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं आपके पास कॉपी ओपन होना चाहिए, आपके कॉपी लेकर के बैठना है। और अगर बुक होगा, है ना, इसका बुक होगा अकाउंट का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर का, तो वो बुक निकाल करके बैठिए। फाइनल अकाउंट आपका चैप्टर ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो समझते जाना है, बुक से क्वेश्चन देख करके, और मेरे साथ साथ बनाना है। क्योंकि क्या है, स्क्रीन में जगह छोटा है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अभी मुझे इसी पे सोल्यूशन भी करना है। तो होता क्या है, अब इतना छोटा छोटा शायद आपको ना दिखे, किसी के में जूम करने से स्क्रीन की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी और ख़राब हो जाती होगी। तो इसलिए आपके पास बुक होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ध्यान देना। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन बिना किसी देरी के। तो देखो, हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर हम सबसे पहले जो खाता बनाते हैं उसको हम व्यापार एवं लाभ हानि खाता बोलते हैं, ठीक है। इसका नमूना मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। कॉलम तैयार करने की विधि होती है, साइड में कर लेते हैं समझाने के लिए। आपको लिखना है व्यापार एवं लाभ हानि खाता, है ना, यहाँ एवं लिखना है, फिर यहाँ लाभ हानि खाता, ठीक है। किस वर्ष के लिए, तो 31 मार्च, ज़्यादातर में 2016 ही लिखा है, 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, इतना आप हेडिंग के रूप में लिखते हैं। फिर आपका कॉलम का जो प्रारूप होता है वो बता दूं। तो कॉलम का प्रारूप होता है आपका विवरण, राशि, फिर से विवरण, फिर से राशि, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना कॉलम तैयार करते हैं। अब इस कॉलम के अंदर ही ये आपका डेबिट साइड कहलाता है, ये आपका क्रेडिट साइड कहलाता है। तो इसके अंदर हम व्यापार खाता भी बनाएंगे, जिसको इंग्लिश में ट्रेड अकाउंट बोलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, लाभ हानि खाता। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक स्कंद। इसके बाद आप क्रय लिखते हैं, जिसको आप परचेस कहते हैं। इसके बाद आपको मजदूरी लिखना होता है, अगर प्रश्न में दिया है तो, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, जिसको वेज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रय पर भाड़ा होता है, आंतरिक गाड़ी भाड़ा होता है, या कैरेज इनवर्ड, ये सब चीज़ों को लिखा जाता है। अब ये कौन से खर्चे हैं, खर्चे दो प्रकार के होते हैं। एक माल को विक्रय करने के लिए किया जाता है, एक विक्रय से पहले खर्च किया जाता है। तो विक्रय करने से पहले के जो भी खर्च हैं, निर्माण संबंधी खर्च, माल का निर्माण संबंधी, ये व्यापार खाते में लिखा जाता है। जो विक्रय के लिए खर्च किया गया है आपको लाभ हानि खाते में लिखना है। तो आई होप आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या कैसे लिखना है। तो अब एक एक प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे, मैं टिक लगाते जाऊंगा, आपको नोट करना है, और जब मैं बताते जाऊंगा आपको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप समझदार हैं, आपने वीडियो अगर पहले देखा होगा तो आपको पता होगा करना क्या है। ठीक
ठीक है, इसको थोड़ा और मैं जूम कर दूँ। ठीक। हम्म हम्म, ठीक। तो चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक स्कंद कहाँ पर है, क्योंकि उसको पहले लिखना है विकलन साइन में। तो रहतिया, सिर्फ रहतिया, सिर्फ स्टॉक ये सब दिया जाए, यही आपका माल है जो बचा हुआ शुरुआत का माल है, इसको प्रारंभिक रहतिया बोलते हैं। अब इसमें सन से पता चलेगा, या तो हिंदी में शुद्ध हिंदी में लिखा रहेगा प्रारंभिक रहतिया या ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 अप्रैल 2015 का है, तो 1 अप्रैल शुरुआती साल का होता है, वित्तीय वर्ष के जो खाते बनते हैं उसमें। तो यही आपका प्रारंभिक स्कंद है जो कि 36,000 का है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रारंभिक स्कंद को लिखेंगे जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है। इसके बाद हाँ, संयोजन में भी देख लें, कुछ थोड़ी हुआ है, कुछ माल आया गया ऐसा कुछ संयोजन, वो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, तो रहत्या से संबंधित कोई संयोजन है नहीं। हम्म तो रहत्या से संबंधित तो कुछ है नहीं। अंतिम स्कंद जो दिया गया है ये तो हमें समाकलन साइड में लिखना है। मजदूरी और वेतन का 1/2 भाग व्यापार से संबंधित है, मतलब इसको व्यापार खाते में लिखना है, इसका 1/2 भाग निकाल के। एक्स ने 1 अगस्त 2015 को ऋण लिया था, अभी तक कोई ब्याज नहीं दिया गया है, ठीक है। और 2,000 रुपये के प्राप्त ऋण लिखिए, देनदारों पर छूट का प्रावधान है, ठीक है। और विविध लेनदारों को 2% छूट का आयोजन है। और 31 मार्च 2016 को 15,000 रुपये का माल विक्रय किया गया था, और पुस्तकों में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं हुई है, ठीक है। ये व्यापार से संबंधित है। तो व्यापार से संबंधित पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री है, और आपका ये छठवीं एंट्री है, ठीक है। इन इन चीज़ों को ध्यान में रखना। आगे संयोजन और है। सातवां भी है, ग्राहक को 6,000 रुपये की लागत का माल लौटाने के साथ 60,000 रुपये का माल बेचा गया, पुस्तकों में कोई लिखी नहीं गई। 7,000 रुपये का माल का खरीदा और स्टॉक में शामिल कर लिया गया, इसकी भी कोई प्रविष्टि नहीं हुई है। बाकी आपके लाभ हानि के हैं, ठीक है। तो लगभग 4 पॉइंट लगभग हैं जो अभी व्यापार खाते के लिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्यापार एवं लाभ हानि खाते को हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं टिक लगा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको लिखना है ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान देना। ये आपका ओपनिंग स्टॉक रहेगा, है ना। ईंधन और शक्ति या माल के निर्माण संबंधी खर्च होते हैं। विक्रय पर भाड़ा नहीं है, पर क्रय पर भाड़ा होगा या आंतरिक गाड़ी भाड़ा, ये दोनों दिया जाता है ना, ये लिखना है। क्रय तो आपको लिखना ही है। और इसके अलावा आपको हाँ, मजदूरी में से कुछ हिस्सा निकालना है ना, मजदूरी में से वो लिखना है आपको। और विक्रय लिखना है। ये बाह्य वापसी है ना, क्रय वापसी विक्रय वापसी होता है, ये वही है। हम्म, ठीक। इतने पॉइंट है। फिर ये अंतिम स्कंद को लिखना है। संयोजन ये वाला पॉइंट है, दूसरा संयोजन छठवें वाला पॉइंट है, सातवां और आठवां, ठीक। तो चलो काउंट कर दें कितनी चीज़ें व्यापार में आएंगी। 1 2 3 4 5, नहीं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। लगभग इतनी चीज़ें आने वाली हैं, तो इन सब का आपको ध्यान में रखना है और अपना खाता तैयार करना है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, हमारे चैनल का लोगो, ये इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक। आप जाइए भैया साइड में, ठीक। हाँ, अब बच्चों ध्यान देना इधर। खाता आपको बनाना है, मैंने बता दिया क्या क्या रहा है। अब मैं सिर्फ शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ। खाते का प्रारूप आपको मैंने अभी साइड में बता दिया था। वो प्रारूप के अंदर आपको विकलन साइड में क्या लिखना है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि अब इतने छोटे जगह में खाता नहीं बना सकता था, लेकिन क्या क्या चीज़ें आएगा मैं वो लिख करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ देख के समझना चाहते हो तो वो तो समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो चाहे गणित के क्वेश्चन हो, भाई बनाओगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, बनाओ मेरे साथ में, ठीक है। सबसे पहले हम व्यापार खाते में, जिसको हम ट्रेड अकाउंट बोलते हैं, है ना, इसमें हम अपना एंट्री करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रारंभिक स्कंद, जिसको मैं ओपनिंग स्टॉक भी बोलता हूँ, ठीक है। कितने का है वो, तो वो प्रश्न में है 36,000 की। तो मैंने लिख दिया 36,000 रुपये। चलो रेड में ही लिखता हूँ, ये लिख दिया मैंने 36,000 रुपये प्रारंभिक स्कंद, ठीक है बच्चों, लिखा गया। दूसरा,
दूसरा मुझे लिखना होता है क्रय। इस क्रय को हम परचेज बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैं PUR करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, कुछ चीज़ों का जोड़ घटाव है। क्या जोड़ घटाव है, तो वो मैं साइड में करता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पूरा अंदर में करना है। खैर, लेकिन फिर बाकी बच्चे पता नहीं समझ पाएंगे, तो चलो मैं लाइन से कर देता हूँ। देखो, क्रय प्रश्न में कितना दिया है, तो प्रश्न में क्रय दिया है 2,20,000 का। ये तो ठीक है, 2,20,000 रुपये, लेकिन समझना इस पे संयोजन है, ठीक। ये अमाउंट डायरेक्ट आपको राशि में नहीं लिखना है, याद रखना, राशि में या अमाउंट में आपको नहीं लिखना है। अभी इसकी कार्यविधि होगी, ठीक है। क्या कार्यविधि होगी, तो ध्यान देना। संयोजन में बताया गया, उसको ध्यान से पढ़ना है आपको। रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है क्रय वापसी। पहले तो आप इसको घटा देंगे, क्योंकि क्रय में सबसे पहले क्रय वापसी को ही घटाया जाता है, जो कि कितना है 7,500 का। तो 20,000 में 7 गया 13, 13 में 500 गया 12,500, तो 2,12,000 बड़ा हो गया क्या, ठीक। ये 12,500, ठीक है। तो लिख दिए। अब 7,000 रुपये का माल खरीदा और स्टॉक में शामिल कर लिया गया। खरीदा है भाई, तो उसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो फिर से एक और जो क्रय था संयोजन में, उसको आप प्लस कर देना, 7,000 रुपये का, है ना। तो ये हो गया 12,7,19,000, तो 2,19,500, ठीक। इसका एंट्री होगा। तो मेन अमाउंट ये है, इसलिए मैं यहाँ पर डबल लाइन खींच देता हूँ, इसको लिखना है, ठीक। चलो, समझ में आया आपको। इतने सारे संयोजन हैं जिनके साथ में इसकी एंट्री होनी है। तो अब ये जो काम मैंने किया है, ये पूरा काम आपको विवरण के अंदर करना है, क्योंकि विवरण के बगल में राशि का कॉलम होता है। तो इस राशि वाले कॉलम में ना आपको इसको लिखना है, और उसी प्रकार प्रारंभिक स्तंभ का 36 लिखना है, ठीक है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अ, अगला अगला क्या लिख लेंगे, चलो अगला हम लिख लेते हैं, वो गाड़ी भाड़ा कुछ था, कितने का है, 4,400 का। तो चलो लिख लेता हूँ, गाड़ी भाड़ा, ठीक है, 4,400। अगला क्या है भाई, अगला है इसमें ईंधन शक्ति, फ्यूल एंड पावर। तो चलो मैं ईंधन का ई, शक्ति का स लिख देता हूँ, जो कि कितना है भाई, ईंधन शक्ति 15,500। अब मजदूरी 18,000 के, वेतन मजदूरी, है ना। लेकिन इसका 1/2 भाग शामिल है व्यापार खाते का, तो 18 को 2 से काटोगे तो 9,000 ही आएगा। उस 9,000 को आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो नीचे लिखता हूँ मजदूरी व वेतन, है ना। तो वेतन भी ना होगा, वो भी दोनों होगा, तभी दोनों को 18 बोले हैं। तो आपको सिर्फ उसका 1/2 भाग 18,000 रुपये बस लिखना है, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ कट कर देते हैं, यहाँ समझाने के लिए थे, ठीक है। और ध्यान देना, चेक करते हैं। प्रारंभिक स्कंद हो गया, क्रय हो गया, आंतरिक गाड़ी भाड़ा हो गया, ईंधन शक्ति हो गई, रहतिया हो गया, मजदूरी वेतन भी हो गए, ठीक। अब समाकलन साइड को देखते हैं, ठीक है। समाकलन साइड का जब मैं लिखूंगा, तो मैं यहाँ इनको मिटा देता हूँ जो इस तरफ है, जो भी मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक। अब इसका कलर मैं थोड़ा दूसरा कर लेता हूँ, ठीक। तो ध्यान देना बच्चों, इस तरफ आपको विक्रय का अमाउंट लिखना है, जो कि है 3,50,000, ओके, ठीक। इस पे संयोजन क्या है, इस पे भी संयोजन है, ध्यान से देखते हैं। खैर, हम इस पन्ने को उठा के ला सकते हैं इधर देखने के लिए। तो 26 मार्च 2016 को एक ग्राहक को 6,000 रुपये की माल लागत का माल लौटाने की शर्त पर 8,000 रुपये का माल बेचा था, है ना। इसका पुस्तकों में बिक्री, वास्तविक बिक्री में लिख दिया गया था। तो देखो, विक्रय वापसी तो आपको लिखना पड़ता है ना, घटाना पड़ता है, तो वो आपने नहीं घटाया तो किसको घटाएंगे। तो यहाँ पर आपको माइनस करना होगा विक्रय वापसी, लिखना पड़ेगा विक्रय वापसी माइनस, है ना। तो 6,000 रुपये जब आप इसमें घटाएंगे, तो आपको मिलेगा ये 3,00,000
44,000। ठीक, आगे एक समय जो नार है नीचे 6वें पॉइंट में कि 31 जनवरी 2016 को 15,000 रुपये का माल विक्रय किया और भेजा गया, परंतु पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं हुई। तो विक्रय का अमाउंट आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऊपर आके इसको ऐड करते क्योंकि विक्रय किया गया माल है ना, विक्रय 2 है, प्लस करो इसको 15,000 रुपये, तो 0,00953 है ना, 3,59,000 समथिंग है ना। हाँ ठीक। अब और संयोजन तो होगा, देखते हैं क्या है। ठीक, और संयोजन में एक संयोजन और है। ठीक, एक ग्राहक को 6,000 रुपये लागत का माल लौटाने की शर्त पर 8,000 रुपये का माल बेचा। ठीक, एक ग्राहक को 7वां पॉइंट का एक संयोजन बाकी है जिसमें लिखा है 26 मार्च 2016 को एक ग्राहक को 6,000 रुपये की लागत का माल लौटाने की शर्त पर 8,000 रुपये में बेचा था, है ना। देखो बेचा था लेकिन लौटाने की शर्त पे, मतलब वो वापसी होगा। तो इसको आप 8,000 रुपये को इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो संयोजन में वापस आएंगे, ये भी एक वापसी है। तो इस तरह से आपका 3,51,000 समथिंग आएगा, इतने को आप लिखेंगे। ठीक, तो मेन अमाउंट यही रहेगा। इसको मैं डबल लाइन कर देता हूँ जैसे मैंने वहाँ किया था। तो इतने सारे संयोजन थे जो आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपका गड़बड़ा जाएगा। अब है अंतिम स्कंद। तो अंतिम स्कंद 50,000 के हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर भी संयोजन है, उसको ध्यान रखना कि वो जो 6,000 रुपये का रिटर्न था ना, उसको इसमें भी माइनस कर देना है लागत का 6,000। तो फिर ये आपका 44,000 होगा, ये आपको लिखना है। ठीक, एक मिनट पढ़ना पड़ेगा, वापस थोड़ी आया है। ठीक, ये 6,000 का माल जो वापस आया वो इसको इसमें शामिल करना पड़ेगा, घटाएंगे नहीं, शामिल करेंगे क्योंकि माल आया है। तो ये फिर आपका प्लस हो जाएगा। टोटल आपके पास कितने का माल बचेगा? 56 का। ठीक है, तो इसको आपको माइनस करके लिखना पड़ेगा 56। ठीक, कुछ प्रश्न में कुछ ज़्यादा संयोजन होता है तो इसीलिए आपको थोड़ा टफ लगता है, और वाकई में ये टफ है क्योंकि हर एक संयोजन आपको कंठस्थ याद रहे, समझ में ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। पर ये बात है कि आप बनाते रहेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ऐसे क्वेश्चनों पे। ठीक, हम लोग भी छोड़ देते हैं तो हमको भी नहीं पता, हम भूल जाते हैं, इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इतने सारे मदे जो लिखे गए हैं इनको आपको प्लस करना है। ठीक है, तो ये सब आप कैलकुलेटर में कीजिए, कैलकुलेटर में इनको टोटल कीजिए कितना हो रहा है, इनको टोटल करके देखिए कितना हो रहा है। वैसे इनका तो एक ही अमाउंट है, ये 3,51,000 है, दूसरा है 56,000। इसको मैं ऐसे जोड़ दूँ तो 4,07,000 समथिंग हो रहे हैं। ठीक है, 7,000 इनको घटाएंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो रहा है आपका 2,84,400। ये 2,84,400 में इसको घटा देंगे जो 4,00,000 समथिंग था 7,000 में। तो 4,07,000 में घटाने के बाद आपका डिफरेंस आएगा 1,22,600। ठीक है, अब 1,22,600 आपका डिफरेंस है जो कि आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 1,22,600 रुपये। ठीक है,
अब ये 1,22,000 रुपये हम इसको क्या बोलेंगे? सकल लाभ सकल हानि बोलेंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है पूरा शुरू से देख देख लो भाई। व्यापार एवं लाभ हानि खाते में इन चीज़ों को लिखना है, ये मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है ना, व्यापार खाते का। अभी हमें लाभ हानि खाते का जानना है। तो अब इधर मिटा के मैं आपको लाभ हानि भी बताऊंगा, जो कि इसके नीचे ही रहेगा, इसके नीचे, लेकिन मैं इधर बगल में लिख देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से आपको दिखे, आप समझ पाए। ठीक, ये पर्टिकुलर ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर ये अमाउंट। ठीक, चलो समझते हैं और बनाते हैं लाभ हानि को। तो देखो बच्चों, लाभ हानि का कॉपी करना पड़ेगा मुझे। भाई धरा, एक तो ये आ गया, दूसरा अब दूसरे को भी लाना पड़ेगा संयोजन देखने के लिए। आओ भाई छोटे मियाँ। ठीक है, दोनों इधर ही रहो, तब हम कुछ लिख पाएंगे। हाँ ठीक है, वैसे आपके पास बुक होगा तो बहुत हेल्प हो जाएगा आपको समझने में। मैं बता रहा था यहाँ बहुत दिक्कत होता है क्योंकि 3-3 खाते बनते हैं और क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि एक छोटे से हिस्से में ला के रख दे, और मैं कर सकता हूँ छोटा, पर मुझे तो दिखेगा, आपको नहीं दिख पाएगा ना, इसलिए बुक निकाल करके बैठो, मैं फिर से कह रहा हूँ। चलो अब ध्यान से देखने, इसको ख़त्म करेंगे। अभी लाभ हानि खाता बनाना है, अभी बहुत कुछ बचा है। लाभ हानि खाते में क्रय व्यापार खाते में लिखने के बाद के जो बचे खर्चे, वो सब इसका होता है, क्योंकि खर्चे सिर्फ लाभ हानि खाते में लिखना है, चिट्ठे में नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो याद रहे जितने भी खर्चे हैं, एक चीज़ दिमाग में रख लो, वो सामान्य खर्च हो, वेतन हो, बीमा का देना हो, कोई भी खर्च हो, खर्चे सीधा लाभ हानि में उठा के लिख दो। पर विक्रय से संबंधित खर्च है ना, माल से संबंधित जो माल क्रय पर होता है वो तो व्यापार खाते में लिखना है। ठीक, चलो देखते हैं, समझते जाना। सबसे पहले बाह्य गाड़ी भाड़ा या विक्रय पर भाड़ा जो दिया था वो है लाइसेंस सीरीज में, सबसे पहले यही है 2100 रुपये, है ना। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विक्रय पर भाड़ा, है ना, विक्रय पर भाड़ा कितने का है भाई? विक्रय पर भाड़ा 2100। ठीक, दूसरा दूसरा देखते हैं क्या है। डूबत ऋण 6200। ठीक है भाई, लिख देते हैं डूबत ऋण। $6200। ठीक, और भी डूबत ऋण हो सकता है, नीचे पढ़ना पड़ेगा, जोड़ के लिख लेंगे फिर। तो दिया है क्या? 2000 रुपया प्राप्त ऋण के लिए देनदारों पर 5% संदिग्ध के लिए प्रावधान करना है। अच्छा, देखिए, संदिग्ध ऋण पर प्रावधान जब बोले तो ये संदिग्ध ऋण क्या होता है? ऐसे देनदार जिनसे पैसा ना मिलने की उम्मीद थी, अब उनसे मिलने की उम्मीद जा चुकी है कि वो पैसा मिल सकता है, तो जो मिल सकता है वो प्रॉफिट है, वो प्लस है। तो प्लस चीज़ें आपको यहाँ लिखना है, कहाँ? समाकलन साइड में। ठीक है, प्रॉफिट साइड में ये आपका लॉस है, इधर आप हानि को लिखते हैं और इधर आपके प्रॉफिट को लिखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो डूबत ऋण देखो, एक तो 2000 अप्राप्त है जो नहीं मिलने वाला आपको, है ना, अप्राप्त ऋण के लिए बोला है, और दूसरा 6200 है, तो टोटल आप 8200 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दर्शाना पड़ेगा कि दूसरा 2000 कहाँ से आया। ठीक है, उसको प्लस करके लिखेंगे। और 5% लिखते हैं, कितना होगा देनदारों पर? देनदार है कितने के?
तो देनदार है कहाँ भाई? हाँ, 82,000। 82 का 10%, 8,200। 8,200 का 4,150। हम्म। ठीक, अच्छा। डूबत ऋण आयोजन पहले से समाकलन के लिए दे दिया गया है, तो ये फिर आपको वही डूबत ऋण ही है। इसको आपको इधर ही लिखना पड़ेगा। तो इसमें एक और राशि बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नया आपको जो प्रावधान करना है उसको अलग से लिख देंगे, डूबत ऋण आयोजन करके। तो ये जो अप्राप्त भी 2,000 रुपये उसको घटा के निकालना पड़ेगा। तो आपको 82 में गया 80,000, है ना। नहीं, कुल मिला कितना नहीं मिलना है हमसे। हम्म। हम्म, हाँ, डूबत ऋण का घटाने के बाद इतना मिलना है, ठीक। इतने का छूट, छूट में 10% इसका हो जाएगा 8,000। 8,000 का था 4,000 होगा। अच्छा, इसमें जोड़ के निकालूंगा 84 होगा। 84, 4,200, ठीक। हम्म। 5% है ना। देनदार है कितने की? कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, 82,000 का देनदार है। बयासी और 2 84। ठीक, 84,000 का 5%। 5 24, 8 पंचे 40, 2 42। हाँ, ठीक, ये तो ठीक है। 6,500 का और डूबत ऋण है। ठीक, ओके ओके। अच्छा, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट संयोजन दिया गया है। सामान्य बच्चों से तो बन ही नहीं पाएगा। तो ध्यान देना, टाइम क्यों लगा बता रहा हूँ। देखो, जो देनदार एक्चुअल के हैं उनमें से आपको संदिग्ध ऋण का प्रावधान निकालना होता है। अब यहाँ पर देनदार कितना बता रहा है? बस 82,000 रुपये, ठीक है। 2,000 रुपये अप्राप्त ऋण के लिए अपलिखित करना है, मतलब इसमें अलग से दे 2,000 रुपये नहीं मिलना। तो 82 में 2 घटा दो, 80,000 हो जाएगा, ठीक है। 80,000 का अगर आप 5% निकालते हैं तो वो आपका देख के 10% आप 8,000 बताओगे, फिर वो निकलेगा 4,000 रुपये। परंतु ठीक है, देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करना है, ये बोला है, ठीक है। अब ध्यान देना, अपने पास और कुछ चीज़ें शामिल हुई हैं और कुछ चीज़ कमी हुई है। माल लौटाया वगैरह इसको आपको घटाना पड़ता है। तो देखते हैं कितने के देनदार हैं। विक्रय किया था हमने, एक ये नीचे बताया है 15,000 रुपये का विक्रय किया, पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं हुई, है ना। और ये क्या लिखा है? 6,000 रुपये का माल वापस लौटाने की शर्त पर बेचा, ठीक। समथिंग 7,500, 7,000। 7,000, ठीक। 7,000 का 700, 700, हाँ 350, ठीक। ये 350, तो ध्यान रखना, एक तो ये निकला, दूसरा 15,000 रुपये का हमने बेचा है, तो अब ये पैसा भी मिलना है ना, पर मिला नहीं है।
तो इसका भी छूट आपको निकालना है, क्योंकि आपके कुल देनदार में से आपको ये संदिग्ध ऋण निकालना पड़ता है। तो 7,000 का 5% निकालेंगे, 7×5 = 350 निकलेगा। तो इस तरह से कुल आपको कितना लिखना है, 4,350 लिखने हैं, ठीक है। तो ये वाला डूबत ऋण 4,350 आपको लिखा जाएगा, ठीक। तो टाइम लगा, क्योंकि बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इसमें संयोजन दिया गया है, तो ये आपको समझना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं शॉर्ट में लिख देता तो आपको कन्फ्यूजन होता। तो जो मैंने अभी आपको कार्यविधि समझाई थी वो आपको कर लेना है, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 80,000 के हमारे पास देनदार हैं, परंतु 15,000 का हमने जो बेचा था माल, उसमें से 8,000 का लौट के आ गया। तो 7,000 मिलना है। तो कुल मिला के अब ये 87,000 हो गए। आप 87,000 का 5% का छूट निकाल सकते हैं। तो वो आपका 4,350 निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जिन्होंने भगा दिया होगा टाइम वेस्ट हो रहा है बोल करके, तो आपको नहीं आया होगा समझ में। तो कहीं अभी भगा के देख रहे हो तो फिर से वापस जाओ, थोड़ा ध्यान से देख लो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अगले संयोजन पे, जो कि है मरम्मत। मरम्मत कितने का है भाई? शायद 1520 का है ना। तो मरम्मत लिखने जा रहा हूँ मैं। अरे लाल पेन में लिख दूँ, अलग ना दिखे। हाँ, मरम्मत है ना, मरम्मत। तो मरम्मत कितने का है? 1520 लिख दिया। मरम्मत 1520, ठीक। अब सामान्य वह है उसके नीचे 10,600 का। तो 10,600 का ये मैंने सामान्य व्यय लिख दिया। अब है आपका, हाँ, वेतन और मजदूरी और भूस्वामी का भवन। अच्छा वो तो संपत्ति है। वेतन और मजदूरी 18,000 नहीं लिखना, क्योंकि एक तो इसमें से चला गया आधा हिस्सा उसमें। तो वेतन और मजदूरी जो है उसमें आप सिर्फ 9,000 लिखेंगे, क्योंकि आधा तो व्यापार खाते में था, है ना, उसमें चला गया। अब यहाँ पर हानि के लिए कोई चीज़ नहीं दिया है, तो आप संयोजन में देखेंगे कि किस संपत्ति पर कितने % का ह्रास लगाया गया है। यही ह्रास क्या होता है जो इसमें लिखा जाता है। तो फर्नीचर और मोटर कार पर 10%, और ये वाला हिस्सा मिटाना पड़ेगा। हाँ, कुछ ज़्यादा मिट गया क्या? हाँ ठीक। तो ध्यान देना बच्चों, फर्नीचर और मोटर कार पर 10% व 15% लगाना है। तो फर्नीचर पर 10 और मोटर कार पे 15। यहाँ पर क्या बोला है? ठीक, यहाँ पर अभी ह्रास से संबंधित तो कुछ है नहीं, बाकी दूसरा है बताऊंगा। तो फर्नीचर पर हम निकालते हैं 10%। फर्नीचर है कितने का भैया? फर्नीचर है 20,000 का। 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000 तो लिखता हूँ कि फर्नीचर का मुझे लिखना है 2,000, है ना। मोटर कार पर 15%। मोटर कार कौन है भाई? मोटर कार, हाँ, 30,000। 30,000, 15×43, 4,500। तो ये मोटर कार मैं लिख रहा हूँ 4,500, ठीक। आगे, हाँ, दोनों संयोजन को लिख लिए हैं। अब देखते हैं आपका ब्याज व्याज क्या बोला है। एक्सरे से एक्सरे से 18% ऋण पर ब्याज। 10,000 का 18%, 1,800 होगा। और क्या बोला है? एक्सरे से 1 अगस्त को 115 का ऋण था। अच्छा, ब्याज की दर 18% है, और कब का ब्याज निकालना है? चलो हरा कलर में निकालते हैं। तो अमाउंट है 10,000। और 1 अगस्त, तो अगस्त, 1 अगस्त से ऋण लिया था। अच्छा, अगस्त से लिया था। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने का राशि। तो 8/12% है 18/100। 4×2 = 8, 4×3 = 12, 3×6 = 18, 0 से 0 कटा, 6×2 = 12। ये 1,200 समथिंग निकलेगा। ठीक। तो बच्चों,
इंटरेस्ट के रूप में आपको 1200 रुपये लिखना पड़ेगा। तो ये कार्यविधि जो मैं अभी बता रहा था, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऋण पर ब्याज लिख देता हूँ ना, ये भी तो हानि है जो आपको ब्याज के रूप में देना है। तो 1200 रुपये ऋण पर हानि, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब समाकलन साइड को समझना, क्योंकि अभी तक समाकलन में हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब हम सारी चीज़ें लिखेंगे जो समाकलन में लिखा जाना है, ठीक है। तो आओ भाई, ब्लू लाइन ये ऐसे खींच देते हैं, और इसको बहुत बढ़ गया, ये ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक। चलो ध्यान देना, सबसे पहले हमें लाभ हानि के समाकलन साइड में लिखना होता है सकल लाभ को, जो कि कितना है 1,22,600 रुपये, ठीक है। मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना, नहीं लिख रहे हो बाद में लिखोगे, ठीक है। तो फिर समझो और मिलाते जाओ। अगला संयोजन को देखना पड़ेगा भाई, और क्या क्या चीज़ है। विविध प्राप्तियाँ 120, ठीक है। विविध प्राप्तियाँ लिख लेते हैं, क्योंकि जो भी अलग से चीज़ मिलता है वो लिखना है। तो 120 रुपये हमने लिख दिया यहाँ पर, प्लस थोड़ा दूर हो गया ऐसा लग रहा है मुझे, यहाँ लिखना चाहिए 120, बहुत ऊपर हो गया, नीचे लिख देता हूँ। तो ये हो गया 120, ठीक। दूसरा है डूबत ऋण के लिए आयोजन जो मिलना है पैसा, वो है, तो डूबत ऋण आयोजन का पैसा 2500, ठीक। 3 चीज़ हो गए, और क्या है देखते हैं। हाँ, लेनदारों पर छूट का एक मुझे संयोजन मिला था, नीचे देखता हूँ। विविध लेनदारों से 2% का छूट है। अब लेनदार हैं कितने के, तो लेनदार हैं आपके, कितना दिखा रहे हैं यार, इतने ज़्यादा लेनदार, बाप रे, 2,15,000 के लेनदार हैं हमारे पास। 2,15,000 इतने का ऋणी है ये, उसका 2% का छूट मिल गया, बहुत होते हैं ये। 20 से 20 काटे, ये हुआ आपका 2,150, 2,000 का था चार दुगना 4,000, 150 को दुगना 300, 4,300 रुपये, है ना। पक्का ही है ना, मुझे फिर से डाउट हो रहा है लेनदार की राशि पे, बुक से मिला लेते हैं। लेनदार है कितने का भाई, बुक में दिखाओ। 30,000, अरे बाप रे, इतनी बड़ी गलती देखने में। 30,000 का है, 30,000 का 2%, 20 से 20 कटा 600 रुपये निकलेगा। अच्छा, लेनदार और बढ़ा होगा। समझन में कुछ और माल भी हमने, ठीक ठीक ठीक, किससे खरीदा था हमने, 7,000 रुपये का माल और ख़रीदा गया था ना। तो कुल मिलाकर के 37,000 हो गए। 37,000 का 2%, या दूनी 14, हाँ सिलाइए, 740 रुपये, ठीक। हाँ, तो ये लिखना पड़ेगा 740 रुपये। तो लेनदारों पर छूट कितना, 740। 4 चीज़ हो गए। अब और कुछ देखते हैं। विनियोग पर ब्याज, ये विनियोग पर ब्याज 2,000 रुपये का ये लाभ होता है। तो ये विनियोग पर ब्याज ना मिला, समझ लो अपने को, ये 2,000 रुपये का ब्याज लिख दिए, ठीक। इस तरह से 4 अमाउंट हुए, जिनको अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपका होगा 2,22,000 और 2,000, 2,24,000, 24 और 2 26, 26 और 500 600 27, 27,200, 900, 28, 27,960। फिर से आप एक बार जोड़ लेंगे, 22 24 26 26 27, 24 26 27, हाँ 940, ठीक, 60, हाँ ठीक ठीक ठीक, सही है सही है। 27,000, 1,27,960, ये हो रहा है आपका
अब इसको थोड़ा छोटे करके बता दूं। ये पक्ष होगा आपका 1,27,960, इनको जोड़ेंगे ये आपका होगा लगभग 49,470। इनको घटा देंगे आपस में तो आपका 84,490 आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से आपका व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनता है। अब आपको चिट्ठा बनाना है। ठीक, चलो आज डिटेल से बना रहे हैं, इसलिए हमें 40 मिनट कैसे निकले पता नहीं चला। ठीक, तो मेरी तरह आपको भी डाउट हो सकता है, कोई कोई बात नहीं, है ना। डाउट है इसका मतलब ये नहीं कि वो समझ नहीं आता। कोशिश करना है, एक एक समीकरण को पढ़ना है, क्योंकि देखिए आप खुद से बनाएंगे ना तो आपका आंसर नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा तब आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे समझेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे। गलत हो सकते हैं पर सही बनने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो मैंने अभी पूरा मिटा रहा हूँ ये सब एक कार्यविधि था जिसको आपको नोट करना है। तो आपने नहीं किया था तो नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, इनके बिना आपके प्रश्न नहीं बनते। ठीक, अब जो हम बनाएंगे वो हमारा चिट्ठा होगा। तो चिट्ठे में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं बस लिखने वाला हूँ यहाँ पर। तो चिट्ठे का कॉलम आपको पता होगा, एक संपत्ति की राशि बनती है ना। तो ये दायित्व का मैंने बना दिया और यहाँ मैं संपत्ति का बना रहा हूँ। ठीक है, चलो फाइनली अब इसको खत्म करेंगे। दायित्व में सबसे पहले लेनदार लिखना है। तो देखो पहला जो हमारा लेनदार है वो 30,000 का है। ठीक है, 7,000 का माल उधार खरीदा था हमने, संयोजन में पढ़ा है ना, यहाँ पर 8वें नंबर पे। तो और हमारे लेनदार बढ़ गए जो कि हो गए 37 के। ठीक है, कितने के हो गए 37 के। इसमें से जो छूट मिला था उतना नहीं देना, उसको आप इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, तो माइनस छूट है आपको लिखना पड़ेगा, लेनदारों पर छूट, और उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 740 निकला था ना, हाँ 740 रुपये निकला था। इसको आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका 700 गया, 300, 300 में 40 मतलब 36,300, 36,260, 36,260। ठीक, अब और दायित्व क्या है, ऋण वगैरह है क्या, तो ऋण है शायद प्रश्न में। 10,000 का ऋण है। ठीक है, तो वो भी है। खैर हम इसमें शामिल कर सकते थे लेनदार में, पर अलग से भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, शामिल कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने ऋण का पैसा लिख दिया 10,000 रुपये अलग से, है ना। दोनों ही एक ही प्रकार के दायित्व हैं। आगे ऋण पर ब्याज 1200 कहाँ है भाई। संयोजन में कहाँ पर लिखा है, ऋण पर हमने ब्याज निकाला था 1,200 रुपये का। ठीक ठीक, हम्म, ठीक है। तो ब्याज मिला के देना है तो चलो इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको मैं अंदर में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 10,000 रुपये आपको ऋण देना है ना, पर इसमें जो ब्याज का पैसा था उसको प्लस करना है 1,200 रुपये। इस तरह से आपको कुल कितना लिखना है, 11,200 लिखना है। ठीक है, देखो जब भी ऋण होता है और उस पर कोई छूट है, छूट नहीं मतलब ब्याज देना है, तो उसको आपको उसमें जोड़ना होता है। तो 10,000 में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा, तो आपको 11,200 आएगा। ठीक है, आगे सेल का पैसा
पूंजी वगैरह देख लेते हैं क्या कितना है। कोई बैंक ऋण वगैरह, हाँ बैंक अधिक कर से 50,000 रुपये, ठीक। चलो उसको लिखना पड़ेगा। तो दायित्व में अब मैं लिखने जा रहा हूँ बैंक अधिविकर्ष 50,000 रुपये, ठीक। और क्या क्या लिख सकते हैं। हम्म, हम्म, क्या क्या है। एकत्रित विक्रय पर टैक्स। अच्छा, सेल्स टैक्स कलेक्शन है ना। ये जो दिया रहेगा ये आपका दायित्व होता है। इसको आपको दायित्व में लिखना पड़ता है, दर्शाना पड़ता है 5,200। तो विक्रय पर टैक्स को क्या किया गया है, एकत्रित किया गया ना, तो ये दायित्व है, मतलब देना होता है। तो 5,200 रुपये को आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से 2, 3, 4, हाँ इतने अमाउंट हो गए। अब आपकी पूंजी की बारी। तो पूंजी में मैं आपको बताया था शुद्ध लाभ जोड़ता है आरण घटता है। तो शुद्ध लाभ कितने का है और पूंजी भी कितने का, दोनों देख लेते हैं। पूंजी है 2,15,000 का। शुद्ध लाभ आपको पता है। आरण है क्या प्रश्न में, ध्यान से देखो पूरा। आरण मोटर कार मजदूरी सामान में मरम्मत नहीं है, आरण तो नहीं। ठीक, तो 2,15,000 रुपये की पूंजी लिखा हमने। शुद्ध लाभ इसमें हुआ है तो प्लस करूँगा 84,490 रुपये, प्लस कर दो, टोटल लिख दो 2,99,490, ठीक। बाप रे, मेरा बुद्धि खराब हो रहा है। फिर आपका क्या हो रहा होगा मैं सोचता हूँ। चल भैया, इतने में ही तो अभी राशि लिखे हैं। अब संपत्ति का एंट्री होना है ना, ये राशि है समझ लो। अब संपत्ति का एंट्री होना है। संपत्ति तो बहुत सारी है, लाइन से लिखते चलते हैं, ठीक है। देखो, एक रोकड़ है पुराना प्रश्न में 2,000 रुपये का, ये दिख रहा है ना, इस 2,000 को लिख दो। फिर बैंक में भी रोकड़ है बता रहा है 18,000 रुपये, ये 18,000 को भी लिख दो, ठीक। देनदार कितने के हैं, देनदार प्रश्न में 82,000 के हैं। परंतु इस 82,000 में थोड़ा सा खेल है। क्या खेल है कि 15,000 रुपये के बेचा गया था तो उसका पैसा मिलना था, ठीक है। तो विक्रय जो और किया गया है ना उसको आप प्लस कर दो, क्योंकि उसका पैसा मिलना है 15,000 रुपये, ठीक। इस तरह से हो जाएगा आपका 97,000, ठीक। इसके बाद इसमें से 8,000 का रिटर्न हो गया। क्या हो गया, रिटर्न। तो 8,000 को घटा दो तो ये 89 हो जाएगा समथिंग, है ना। ओके, इसके बाद क्या था, 2,000 रुपये का उस पे वो था, आ, मतलब वापसी था, जो पैसा नहीं मिलना है। तो 2,000 रुपये को इसमें और माइनस कर दो, ये हो गया आपका 87, ठीक। अब इस पर भी छूट था, देनदारों पर प्रोविज़न छूट। हाँ ये भी एक डूबत ऋण था। तो ये कितने का है, 4,350 जो हमने निकाला था, ठीक है। डूबत ऋण पर छूट है ना, ये आपका घटने के बाद आ जाएगा 6, 2 और 8, 82,650, ठीक। ये फाइनल अमाउंट है जो आपको लिखना है। तो इतनी सारी कार्यविधि का अमाउंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कितना बोला हूँ, 82,650, ठीक। हाँ लेकिन ये जो पूरा मैंने अभी पोथी पुराण लिखा है इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। हाँ इसको नोट करना है प्यारे बच्चों, ठीक। तो मैं डायरेक्ट
एक ही अमाउंट लिखता हूँ देनदारों पर जो मुख्य रूप से आना है। है ना, ये और क्या क्या है। विनियोग है प्रश्न में, वो भी संपत्ति है। कितने का है वो? 20,000 का है। भूमि भवन कितने के हैं? 1,80,000। तो ये भूमि और भवन को लिख देते हैं, भूमि व भवन 1,80,000। ठीक, और क्या क्या है? फर्नीचर, फर्नीचर पर ह्रास काट देंगे तो फर्नीचर का आपको 18,000 रुपये लिखना है ना। फर्नीचर पर ह्रास काटने के बाद मोटर कार है, मोटर कार पर भी आपको ह्रास काटना पड़ेगा। तो काटने के बाद फिर आपका आएगा 25,500। ठीक। इसके बाद आपको अंतिम स्कंद भी लिखना रहता है, वो भी लिख लेंगे। तो अंतिम स्कंद है आपका 5,600। ठीक। फाइनली अब ये सारे अमाउंट है आपके संपत्ति और दायित्व के। अब इनको जोड़ करके देखिए, इतना काम आपके लिए होमवर्क है। बाकी हाँ, आंसर सही आएगा, नहीं आएगा इसकी कोई बात नहीं है। जोड़ना घटाना अगर आप सही हैं तो आज हमने व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा, अब ये दोनों अलग अलग नहीं ना, एक के नीचे एक बनते हैं, दोनों साथ साथ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना होता है। यहाँ आप समय मत देखो कितना लग रहा है, इतना ही समय लगता है, लेकिन एग्ज़ाम में समय ज़्यादा ना लगे, ये अगर आप चाहते हैं तो इन प्रश्नों को डेली बनाइए। एक प्रश्न डेली बनाओ, ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन को बार बार बना रहे हो। एक क्वेश्चन को 2 बार कम से कम बनाओ दिन में, अगले दिन फिर से दूसरा कोई 2 क्वेश्चन बनाओ, तीसरा दिन फिर कोई क्वेश्चन बनाओ। और ऐसा नहीं कि फिर बाकी विषय को छोड़ दो, पढ़ाई मत करो, पढ़ो, सबको पढ़ो। लेकिन इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के फिर ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं बन पाएगा। आप बस यही देखते रह जाएँगे कि आपके लाभ हानि का आंसर नहीं आया, आपके चिट्ठे का आंसर नहीं आया, और जब पहला आंसर नहीं आता तो आगे तो आप पढ़ भी नहीं सकते। गलत चीज़ों को लेकर के। और हाँ, आंसर नहीं आया कैसे पता चलेगा? इसमें दिया है, एग्ज़ाम में तो नहीं दिया रहेगा, है ना? तो गलत चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए कोशिश करना है जितना हो सके क्वेश्चन बना कर के देखना है। इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन बहुत सरल भी नहीं आएगा। लेकिन ऐसा है कि जो सबसे बन सकता है नॉर्मल तरह से, ऐसा प्रश्न आएगा। वो ख़ैर मैं आपको एग्ज़ाम के समय बताते रहूँगा, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपसे कंप्लीट करवा दिए, बस आप उसको बनाते रहिए, अभ्यास करते रहिए। ठीक? तो आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, और अगर आपने वीडियो को स्किप किया होगा, तो फिर आपको तो समझ में आने वाला है ही नहीं। ठीक? तो अगर आपने बिना स्किप किए देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा 110%। तो कहाँ पर कोई भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी के वीडियो भी आपको देखना ज़रूरी है, उसको भी कमेंट करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। बाकी चैनल में विजिट करके भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 और कुछ और पहले के जो शुरुआत के क्वेश्चन हैं, जिसको मैंने इतना डिटेल से नहीं बताया था, तो अब शुरुआत से क्वेश्चन आपको फिर से मिलेंगे डिटेल के साथ में। तो उसका वीडियो पाना चाहते हैं टाइम पर, तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।